हेलो फ्रेंड्स। हम आपका स्वागत करते हैं आपके परिवार त्यागी स्टडी हम में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। आज हमारा टॉपिक होगा एक नज़र में संपूर्ण इतिहास, यानी कि इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियों को आज हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि ईसवी पूर्व और ईस्वी यानी कि बीसी और एडी में क्या अंतर होता है। बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि ईस्वी और ईस्वी पूर्व क्या है ये। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईस्वी तब से शुरू हुई है जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ है। ईसा मसीह को आप बेहतर जानते होंगे। तो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व को बोलते हैं ईसा पूर्व, और जन्म के बाद को बोलते हैं ईस्वी, जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ये उसी तरह से है जैसे मैथ में माइनस और प्लस में नंबर होते हैं। तो जीरो तब मानेंगे जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, और उससे पहले के नंबर सारे माइनस में हैं और उससे बाद के सारे प्लस में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। माइनस में नंबर जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है, और जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है। यानी कि -4 और -3 में जो बाद में आएगा वो आएगा -3, यानी कि -3 बड़ा है -4 से। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको कहीं पर भी। तभी आप समझो कि ये डेट उल्टी को चल रही है। तो आज की क्लास को करते हैं शुरू। ईसा पूर्व से ही हमारी इतिहास शुरू होता है। तो 4000 BC से 3000 BC के बीच जो प्रमाण मिलते हैं वो मिलते हैं कृषक एवं पशुपालक सभ्यताओं की। उसके बाद आती है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। इसके जो प्रमाण मिलते हैं वो मिलते हैं 2350 ईस्वी से 1750 BC के बीच में। यह सभ्यता अपने चरम पर थी। इसका जो निर्धारण किया है वो क्या है, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। कहीं कहीं आपको 2500 से 1750 भी मिल जाएगा। अगर दोनों ऑप्शन हो तो 2350 से 1750 लगाना है। अगर 2350 वाला ऑप्शन नहीं है तो आपको 2500 से 1750 BC लगा देना है। और एसी और बीसी और एडी और बीसी का ध्यान रखना है आपको कंफ्यूज करने के लिए। इनके बाद एडी या ईस्वी भी लिख सकता है। बीसी बोलेंगे ईसा पूर्व को और एडी बोलेंगे ईस्वी को। उसके बाद आती है ऋग्वैदिक सभ्यता। इसके होने के प्रमाण मिलते हैं 1500 ईस्वी पूर्व। इसे ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। इस समय भारत में आर्यों का आगमन माना जाता है। 1000 ईस्वी पूर्व में उत्तर वैदिक सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। आर्यों का पूर्वी गंगा मैदान में विस्तार इसी समय माना जाता है। उसके बाद आती है 850 BC। आप सोच रहे होंगे कि ये तिथि उल्टी कैसे चल रही है। उल्टी नहीं है, ये आपको मैथ में जैसे माइनस होता है उसी हिसाब से चल रही है। पहले 1000 BC आया, उसके बाद 850 BC आया। ध्यान रखना है एडी और बीसी का। 850 BC में 23 तीर्थंकर पार्श्वनाथ के जन्म का परंपरागत वर्ष माना जाता है। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। 600 से 550 BC के समय में 16 महाजनपद के उदय का प्रमाण मिलता है। इसी समय उपनिषदों की रचना हुई है और आर्यों का दक्षिण भारत में विस्तार के प्रमाण मिलते हैं। 540 BC में जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था। ये 540 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ और इनका महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु 468
ईस्वी पूर्व में हुई। ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, जिन्हें हम महावीर स्वामी बोलते हैं, और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और वास्तविक संस्थापक। अब आप सोच रहे होंगे कोई 540 में पैदा हुआ और 468 में उसकी मृत्यु हुई, तो ये ईस्वी पूर्व में ऐसे ही चलेगा, क्योंकि ये माइनस में नंबर है। 563 ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। जन्म 563 ईस्वी में, और इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई 483 ईस्वी पूर्व में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जीवन काल जो है वो है 563 से 483 ईस्वी पूर्व। 516 ईस्वी पूर्व में ईरान के शासक डेरियस प्रथम का भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ। 544 से 412 ईस्वी तक हर्यक वंश के शासक बिम्बिसार अजातशत्रु उदयन का शासनकाल रहा। ये मगध साम्राज्य से संबंधित थे। 483 ईस्वी में 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई। टोटल बौद्ध धर्म की 4 संगति हुई हैं। प्रथम हुई 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में। 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व, इस समय शिशुनाग वंश की स्थापना और विस्तार हुआ। उसके बाद आती है 383 ईस्वी पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति हुई वैशाली में। इसके बाद 344 के बाद 344 बीसी में मगध में नंद वंश की स्थापना हुई। 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, और 323 ईस्वी पूर्व सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो गई। ये वही सिकंदर है जिसे सिकंदर महान बोला जाता है। 323 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो थे कौटिल्य, जिनके अन्य नाम है विष्णुगुप्त और चाणक्य। 305 ईस्वी में 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया। 298 बीसी में बिंदुसार शासक बना। बिंदुसार जो था वो था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद यह शासक बना बिंदुसार। 272 बीसी से 268 बीसी अशोक तथा उसके भाइयों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, और फाइनली 269 में और फाइनली 269 बीसी में अशोक शासक बना। कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके यह शासक बना था। अशोक यानी कि अशोक महान। 268 से 232 बीसी तक अशोक का शासनकाल रहा। 261 में अशोक ने कलिंग युद्ध किया, और 232 बीसी में अशोक की मृत्यु हुई और कुणाल शासक बना। 200 ईस्वी पूर्व में यूनानियों का भारत में आगमन हुआ। 185 बीसी में अंतिम मौर्य शासक व्यधरथ की हत्या सुंग वंश की के शासक शिशुनाग ने कर दी और सुंग वंश की स्थापना की। 75 बीसी में कनौ वंश की स्थापना हुई। उसके बाद 30 बीसी में
सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की गई और इसने शीशे के सिक्के चलाई। 58 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ। उज्जैन के शासक विक्रमदत्त द्वितीय द्वारा शासकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईस्वी पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। 22 BC में चोल एवं पांड्य का रोम से व्यापारिक संबंध के प्रमाण मिलते हैं। अब हमारा ईसा पूर्व समाप्त हो चुका है और हम ईस्वी में प्रवेश कर रहे हैं। अब सारी सन चलेंगी एडी में, जैसे अब चलती हैं 2019, 2020, 2021, इस तरह से 2022। बस आपको एग्जाम में एडी और बीसी का ध्यान रखना है, ऑप्शन में कभी उल्टा ही कर जाओ। तो 14 से 15 ईस्वी में रोमन संत सेंट थॉमस का भारत में आगमन हुआ। उसके बाद 20 से 26 एडी में गोंडोफोनिस के समय में भारत में संत थॉमस का आगमन हुआ। 45 ईस्वी में कुषाणों का भारत में प्रवेश हुआ। 65 ईस्वी में चीन के सम्राट का बौद्ध ग्रंथों के लिए भारत में प्रतिनिधि भेजना शुरू हुआ। 77 एडी में प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री को लिखा गया। 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा शक संवत का प्रारंभ हुआ, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यह कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कनिष्क का शासन काल है 78 ईस्वी से 100 ईस्वी तक। 86 से 128 एडी में गोमती पुत्र सतकर्णी तथा वशिष्ठ पुत्र पुलु पुलुमावी के अधीन सातवाहनों का पुनरुत्थान किया गया। 130 से 150 एडी पश्चिमी भारत का महान शक क्षप्रप रुद्रदामन प्रथम था। 225 ईस्वी में वाकाटक वंश की स्थापना हुई। 226 ईस्वी में पर्शिया में सासानियन वंश की स्थापना हुई। 250 ईस्वी में सातवाहन सम्राट का विखंडन हुआ। 250 ईस्वी में सातवाहन साम्राज्य का विखंडन हुआ। 240 से 280 ईस्वी तक गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की। 319 से 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई। 335 से 337 335 से 375 ईस्वी में समुद्रगुप्त का काल, जिसे सैन्य विजय के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगर पूछा जाए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। 360 ईस्वी समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका का राजदूत आया। 375 ईस्वी में समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई और रामगुप्त अगला शासक बना। 380 से 1415 चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल आता है। गुप्त राज्य का पश्चिम में विस्तार तथा संस्कृत साहित्य का चरमोत्कर्ष इसी समय पर हुआ। 399 से 314 ईस्वी तक चीनी यात्री फाहियान भारत आया, यानी कि 399 में आया, 414 तक यहाँ भारत में रहा।
415 से 455 ईस्वी तक कुमारगुप्त का शासनकाल रहा। इसी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। 455 से 467 ईस्वी तक स्कंदगुप्त का काल रहा। हुनों का प्रथम आक्रमण इसी समय पर हुआ। 467 से 540 के समय पर गुप्त वंश का अवनति काल माना जाता है। 500 से 532 तक तोरमान एवं महिरकुल के अधीन उत्तर भारत में हुनों का शासन काल रहा। 532 में यशोवर्धन द्वारा मिहिरकुल की पराजय हुई। 1606 से 1647 तक हर्ष का शासनकाल माना जाता है। 1609 में पुलिकेशन सेकंड शासक बना। 1629 से 1645 तक हिंसांग भारत में ही रहा। 1636 में सिंध पर प्रथम आक्रमण अरबों ने किया। 712 में मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर प्रथम अरब आक्रमण हुआ। उस समय राजा दाहिर की पराजय हुई। उस समय के तत्कालीन राजा दाहिर की पराजय हुई। 725 ईस्वी में नागभट्ट द्वारा प्रतिहार राज्य की स्थापना की गई। 753 से 973 तक दक्कन में राजकोट वंश रहा। 760 से 1142 तक पूर्वी भारत में पाल वंश रहा। 770 से 810 तक महान पाल शासक धर्मपाल का काल है। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। 783 से 1036 तक राजस्थान के वत्सराज द्वारा उत्तर भारत में गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना तथा उनका शासनकाल रहा है। 788 से 820 तक शंकराचार्य तथा उनके अद्वैतवादी दर्शन को देखने के लिए मिलता है। 835 से 885 तक गुज्जर प्रतिहार वंश का काल रहा। अरब के व्यापारी सुलेमान का उसके राज्य में आगमन हुआ। 836 में महिर भोज शासक बना। 1850 में विजाल्य द्वारा पांड्यों को पराजित कर तंजौर पर अधिकार किया गया। 851 में अरब यात्री सुलेमान ने भारत वृत्तांत लिखा। 860 में सुमात्रा इंडोनेशिया के राजा बलपुत्र द्वारा नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की गई। 871 से 1173 तक तंजौर के शाही चोलों ने शासन किया। 883 से 1026 तक पंजाब और काबुल के हिंदुशाही वंश ने शासन किया। 907 में चोल शासक परां प्रांतक प्रथम का राज्याभिषेक किया गया। 915 से 925 तक महान राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय के दरबार में अरब यात्री अल मसूदी का आगमन हुआ। 916 से 1205 तक चंदेलों द्वारा खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया। 916 से 1205 तक चंदेलों का शासन रहा और इन्होंने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया। 950 से 1195 में मध्य भारत में त्रिपुरी के कुलचिरी का निर्माण किया गया। 973 से 1238 तक में अनिलवाड़ा काठियावाड़ के सोलंकी शासक गुजराती चालुक्य थे।
977 में सुबुक्तगिन का भारत पर आक्रमण हुआ। 985 से 1014 तक राज चोल का शासनकाल रहा। तंजौर के प्रसिद्ध शिव अथवा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया राजराज चोल ने। 999 में बगदाद के खलीफा द्वारा महमूद गजनवी को स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता दी गई। 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी का भारत में काबुल पर प्रथम आक्रमण हुआ। 1000 से 1 तक वारंगल के काकतीय बेतराज प्रथम संस्थापक रहे। प्रताप रुद्र देव काकतीय वंश के अंतिम शासक थे। 1001 में वे हिंद की लड़ाई हुई जो महमूद गजनवी और जयपाल के मध्य हुई। इसमें जयपाल की हार हुई। जयपाल जो था वो था हिंदूशाही शासक भारत की तरफ से। 1025-26 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। 1027 में महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण था। 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई और 1030 में अल बरूनी का भारत में आगमन हुआ। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई। 1192 में तराइन का युद्ध हुआ जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ। इसमें पृथ्वीराज की हार हुई और मोहम्मद गौरी की जीत हुई तथा इसी युद्ध के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का सूबेदार नियुक्त किया गया। 1194 में चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ जिसमें जयचंद की हार और मोहम्मद गौरी की जीत हुई और 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है और कुतुब मीनार का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हो जाती है और उसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है आराम शाह और आराम शाह को पराजित करके इल्तुतमिश अगला शासक बन जाता है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व गुलाम था। 1221 1221 में चंगेज खां का भारत पर आक्रमण होता है। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती है। यह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम शासिका थी। 1265 में गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठता है। 1240 में रजिया सुल्तान की मृत्यु करा दी जाती है। 1279 में बंगाल में टुगरिल खां का विद्रोह होता है। 1286 में गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश समाप्त हो जाता है। गुलाम वंश की स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक और इसके बाद एक नया वंश की स्थापना होती है जिसे हम जानते हैं खिलजी वंश से। 1290 में खिलजी वंश की स्थापना करता है जलालुद्दीन खिलजी। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी अगला शासक बनता है और अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल है 1296 से 1316।
1309 में, 1309 से 1313 तक मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति दक्कन अभियान करता है, यानी कि दक्षिण भारत में अभियान करता है। 1315 में मलिक काफूर दक्कन से वापस आता है और इस प्रकार खिलजी वंश भी समाप्त हो जाता है और 1320 में एक नए वंश की स्थापना होती है जिसे हम तुगलक वंश के नाम से जानते हैं। तुगलक वंश का 1320 में जो प्रथम राजा बनता है वो बनता है गयासुद्दीन तुगलक। उसकी मृत्यु होने के बाद 1325 में अगला जो सुल्तान बनता है वो बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। 1333 में इब्ने तु- इब्ने बतूता भारत की यात्रा करने के लिए आया और 1342 तक उसने भारत की यात्रा की। 1336 में हरिहर और बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। 1347 में बहमन शाह द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना की गई। 1393 में जौनपुर राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के भाई फिरोज शाह तुगलक ने की थी। 1398 में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ और दिल्ली पर उसने अधिकार कर लिया। 1414 में दिल्ली पर सैयद वंश की स्थापना होती है जो 1414 से 1451 तक चलता है। 1451 में दिल्ली सल्तनत पर एक नए वंश का उदय होता है जिसे हम लोधी वंश कहते हैं। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी द्वारा की जाती है। 1455 में संत कबीरदास का जन्म होता है। 1469 में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का पंजाब के तलवंडी में जन्म हुआ। ये सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। शेरशाह सूरी का जन्म 1472 में होता है। 1483 में 1483 में बाबर का जन्म फरगना में हुआ। 1509 में 1509 में कृष्ण देव राय शासक बना। 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा हुआ। 1517 में इब्राहिम लोदी का राज्याभिषेक हुआ। लोधी वंश में 3 महान शासक हुए हैं जिनमें पहला है बहलोल लोधी, दूसरा है सिकंदर लोधी जिसने आगरा नगर की स्थापना की है और तीसरा है इब्राहिम लोधी। 1519 में भारत में बाबर का प्रवेश होता है। 1520 में बाबर का भेटा एवं सियालकोट पर आक्रमण हुआ। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। 1526 के युद्ध के बाद सल्तनत काल पूर्ण रूप से समाप्त हो गई और एक नए साम्राज्य मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। बाबर के द्वारा किए गए 4 बड़े युद्ध जो भारत में किए, पहला पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, सेकंड 1527 में खानवा का युद्ध, इसमें ये युद्ध हुआ बाबर और राणा सांगा के मध्य। इसमें बाबर की जीत हुई और राणा सांगा की हार हुई। 1528 में युद्ध होता है चंदेरी का बाबर और मेदिनी राय के मध्य। इसमें बाबर की जीत होती है और मेदिनी राय की हार होती है। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ बाबर और अफगानों के मध्य। इसमें अफगानों की हार हुई और बाबर की जीत हुई। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और सिंहासन पर हुमायूं को बैठा दिया जाता है। हुमायूं जो था वो था बाबर का पुत्र।
बाबर के 4 पुत्र थे। उनमें से दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुमायूं। 1532 में गोस्वामी तुलसीदास का जन्म होता है। 1539 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य चौसा का युद्ध होता है। इसमें हुमायूं की हार होती है और शेरशाह जीत जाता है। 1540 में शेरशाह और हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है। इसमें शेरशाह सूरी की जीत होती है और हुमायूं हार जाता है और हुमायूं अपने जान बचाकर सिंध की तरफ भाग जाता है। 1542 में हुमायूं के पुत्र अकबर का जन्म हुआ। 1555 में हुमायूं फिर से भारत का शासक बन जाता है। तो आज ही क्लास को रखेंगे इतना ही, क्योंकि अभी बहुत कुछ बचा हुआ है तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसका बाकी अगले पार्ट में देखेंगे। जिसने भी वीडियो को लाइक ना किया हो वो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। जिसने पिछली क्लासें ना देखी हो वो हमारे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट से देख लें। उन्हें देखने से आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।